अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जी सबसे पहले मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा। मैं अब ऑफ कैमरा स्टोरी के डेज़ जो हैं वो चेंज कर रहा हूं। मंडे से ही आप ऑफ कैमरा स्टोरी देख सका करेंगे। पहला ऑफ OCS जो चलेगी वो मंडे को होगी, दूसरी ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को। फ्राइडे वाले दिन जो चलती है उसको मंडे वाले दिन आप देख सकेंगे। अगर कोई आपके पास राय है क्या ये तरतीब ठीक है या आप सोचते हैं इसको चेंज करना चाहिए तो इसकी मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और टाइम के हवाले से मुझे आप लोगों ने ख़ास कर आज कमेंट्स में बताना है। 5 बजे पाकिस्तानी टाइम में इसको चला देता हूँ। ये टाइम ठीक है, रात का होना चाहिए, इसका टाइम क्या होना चाहिए? मैं काफ़ी दिनों से आपसे पूछना चाह रहा था टाइम के बारे में। आप लोग प्लीज़ टाइम मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में, तमाम लोग के क्या टाइम होना चाहिए। एक तो ये सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, इन 4 दिनों में आप ऑफ कैमरा स्टोरी देख सकेंगे। क्या ये ठीक है या तरतीब चेंज करनी चाहिए? और दूसरा टाइम क्या होना चाहिए? टाइम जो इस पे चलती है वो ठीक है या रात का टाइम कर दूं? ये आप लोगों ने ज़रूर बताना है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, और व्हाट्सअप का नंबर है जिस पे आपने मुझे राय देनी है, +92 पाकिस्तान का कोड है 3136655500। ये कहानी मुझे भेजी है बख्तावर ने। कराची से पहले भी इन्होंने कहानी भेजी थी। बलोच फैमिली से इनका ताल्लुक़ है और लियारी कराची में इनकी रिहाइश है। इनकी एक सच्ची कहानी है। इनकी कज़न है जो उन्होंने उनको ये वाक़या सुनाया है। 2004 में ये उनके साथ वाक़या हुआ था। 2 वाक़यात हैं। नाम उन्होंने कहा मेरी कज़न का आप फ़र्ज़ी रख लें। और तो पहली जो कज़न है उनका नाम मैंने मिलता जुलता समीना रख दिया है, या शमा दूसरी का समीना रख दिया है। 2004 जुमेरात, गली के साथ ही बने हुए मोहल्ले में एक शादी थी। जुमेरात इसलिए उनको याद थी कि वो कहते हैं हम बलोच फैमिली के अंदर हर जुमेरात को जैसे ही मगरिब का टाइम होता है हम लुबान जलाते हैं। घर में कुरान मजीद होते हैं तो हम, हर कौम का एक अपना एक होता है तरीका, तो कहते हैं हम बलोच कौम वहाँ पे स्पेशली लुबान की धूनी देते थे। अक्सर गली से गुजरते हुए सब जानते थे यहाँ बलोच फैमिली रहती है तो उनके यहाँ पे लुबान की खुशबू आ रही होती थी। लुबान के हवाले से एंड में मैं आपको एक कहानी के एंड में ज़रूर सुनिएगा। लुबान के हवाले से मैं एक बात भी बताऊंगा क्योंकि ये अमलियात में यूज़ होता है। तो हम लुबान की धुनी देते थे। ये भी एक जुमेरात की रात थी और लुबान की धुनी हर रोज़ नहीं होती थी, जुमेरात की रात को होती थी। मगरिब के टाइम पे, मगरिब के अजानें जैसे ख़त्म हो जाती थी फिर धुनी नहीं होती थी, सिर्फ अजानों तक ही वो कहते हैं हम लोग धुनी देते थे। क्या फ़र्जी नाम रखा? समीना और उसकी एक दोस्त। ये 2004 में अभी मोबाइल फ़ोन इतना ज़्यादा नहीं फैले थे, बहुत कम थे, अब बहुत ज़्यादा हुए हैं। समीना और उसकी दोस्त तैयार हो रही थी, जल्दी से राब्ते में थी। उन्होंने कहा इतने बजे गली की उस जगह पे पहुंच जाएंगे तो आप लोग भी तैयार होकर पहुंच जाना। 3-4 दोस्त वहीं पे, हम सहेलियां इकट्ठी होंगी, वहीं से चलती हुई शादी में दाखिल होंगी। पहले ऐसे होता था चलो रात को इकट्ठी चलेंगी, सारी सहेलियाँ आपस में तय कर लेती थी और इकट्ठी होकर शादी वाले घर में 3-4 सहेलियाँ दाखिल हो गई। समीना तैयार हो चुकी और वो अपने घर से निकली। साथ ही पास ही जो सहेली का घर था, नॉक किया तो उसने कहा हाँ मैं रेडी हूँ, मैं आ रही हूँ। उन्होंने कहा आ जाओ यार। वो भी बाहर आ गई। दोनों दोस्त चलती हुई अपनी घर से थोड़ा सा दूर गली के उस चौक में आके खड़ी हो गई जहाँ पे उनको इंतज़ार था कि बाकी दोस्तों को भी यहीं का टाइम दिया हुआ है। घड़ी की तरफ देखा कि टाइम तो हो गया, अभी पहुँची क्यों नहीं? उन्होंने कहा बस आती ही होंगी। अब वो दोनों दोस्त वहाँ खड़ी इंतज़ार करना शुरू हो गई। जिस तरफ वो खड़ी हुई थी एक रास्ता सीधा भी जा रहा था। बिल्कुल राइट साइड पे एक खाली प्लाट था। उस खाली प्लाट के अंदर बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ था। उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया कचरा कुंडी, यानी कूड़ा क्रिकेट पड़ा हुआ था। घरों की सफाई करते हुए जो कुछ भी कचरा कूड़ा जमा होता था, कूड़ा क्रिकेट, वो वहीं उसी खाली प्लाट में डाल देते थे। वो दोनों दोस्त भी अपने खड़ी हुई थी, उनकी तवज्जो बिल्कुल भी उस कचरा कुंडी की तरफ नहीं थी। वो इंतज़ार में थी, बार बार घड़ी को देखती थी कि यार देखो कि उनको टाइम भी दिया था, हमें यहाँ पे खड़े हुए 7-8 मिनट हो गए हैं, वो अभी तक नहीं पहुँची, क्या करें, उनके घर चलें? तो दूसरी दोस्त ने समीना से कहा यार वो आती ही होंगी, क्या हो गया, रुक जाओ ज़रा। मज़ीद
3-4 मिनट जब इंतज़ार किया, 10-12 मिनट हो गए, तो समीना को बेचैनी हुई कि यार मेरे ख्याल में चलते हैं हम लोग, वो पीछे आ जाएंगी। तो उसी लम्हे दोस्त ने कहा यार जब इतनी देर रुक गए, चलो 1-2 मिनट और देख लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। और जैसे उसने ये लफ्ज़ अदा किया 1-2 मिनट देख लेते हैं, तो उसी लम्हे दोस्त बोली समीना खुशबू आ रही है। तो समीना जो थोड़ा सा गुस्से में आ चुकी थी कि यार इतना लेट हो गया इंतज़ार करते करते, उसका ध्यान भी खुशबू की तरफ गया, तो उसने सूंघा बकायदा, हाँ यार ये तो आ रही है, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू है, कितनी अच्छी खुशबू है। उसके दोस्त ने कहा हाँ यार ये तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू है, ये लुबान की खुशबू नहीं है। उसने कहा क्या हो गया है। समीना बोली लुबान कहाँ से, लुबान तो मगरिब के टाइम पे जलाते हैं, इस वक्त टाइम देखा है, रात का टाइम हो रहा है, इस वक्त कोई पागल है लुबान जलाएगा। बुजुर्गों ने कहा हुआ है मगरिब के बाद लुबान नहीं जलाना, तो इस वक्त तो कोई भी नहीं जलाएगा, लेकिन खुशबू मिलती जुलती लुबान से, लेकिन है कितनी खुशबू अच्छी। वो दोनों दोस्त खुशबू को एंजॉय कर रही थी। कितनी देर में पीछे से उनकी सहेलियां भी किलकिलाती बातें करती हुई पहुंच गई। जैसे ही वो उनके करीब पहुंची तो वो खुशबू से हट के दोनों उनको देख के चौंकी और कहा देखा भाई टाइम कब से हम खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा बस देर होगी, तुम्हें पता तो है ना, ये है वो है। और वो चारों की चारों वहां से चलती हुई साथ वाली गली में दाखिल हुई और शादी वाले घर में दाखिल हो गई। एक शादी का फंक्शन था, उन चारों दोस्तों ने वहाँ पे खूब हल्ला गुल्ला किया, शादी को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और उसके बाद जब फंक्शन पे आहिस्ता आहिस्ता लोग थक के अपने अपने घरों को जाना शुरू हुए, तो वो चारों दोस्त भी वहाँ से एक दूसरे को इशारा करने लगी क्या ख्याल है चलें। समीना ने कहा मेरे ख्याल में अब चलते हैं, थक गए हैं, बहुत एंजॉय कर लिया है। वो चारों दोस्त उस घर से निकली और गली के उसी कोने में पहुंची जहां पे खुशबू आई थी। तो वहीं पे ही दो दोस्त उसी तरह आगे बढ़ गई जहां से आई थी समीना, और उसकी दोस्त गली की दूसरी साइड पे मुड़ गई। दोस्त अपने घर की तरफ रवाना हुई और समीना भी अपने घर के दरवाजे पे पहुंची। दरवाजे को नॉक किया, घर से दरवाजा खोला गया, अंदर दाखिल हो गई। ये एक बड़ा सा सहन तो था, लेकिन ऐसा सहन जो ऊपर से बंद था। सामने 2 कमरे थे और बिल्कुल लेफ्ट साइड पे सीढ़ियां थीं। सीढ़ियां चढ़ के ऊपर भी 2 कमरे बने हुए थे। वो भी इस तरह के बने हुए थे कि दोनों कमरे एक आपस में जुड़े हुए थे। एक कमरा ऐसा था जिसके साथ बाथरूम भी बना हुआ था। समीना घर पहुंची, उसने जाके लिबास तब्दील किया, मेकअप वगैरह उतारा और उसके बाद वो मुंह हाथ धोने के लिए बाथरूम में दाखिल हुई। ये पुराने स्टाइल का बना है हुआ एक घर था जिसका बाथरूम इस अंदाज में बना हुआ था कि वो बिल्कुल बंद था। और पहले के दौर में बाथरूम की दीवारें काफ़ी ऊंची होती थीं और ऊपर वाली साइड पे सुराख सुराख होते थे, उनको जालीदार बनाया जाता था ताकि हवा उसके अंदर से चले। क्योंकि ये वाला बाथरूम ऊपर वाले पोर्शन पे था, तो ऊपर जो जालियां लगाई गई थी सीमेंट की, वो काफ़ी बड़ी बड़ी सी थी। क्योंकि नीचे जो बाथरूम होते हैं उनकी भी जालियां होती हैं, तो उनको छोटे छोटे सुराख होते हैं, लेकिन ऊपर वाला जो उनका बाथरूम था उसके काफ़ी बड़े बड़े सुराख थे ताकि हवा वेंटिलेशन रहे, हवा अंदर बाहर आराम से आ जा सके। बाथरूम के अंदर वो दाखिल हुई। दाखिल होने से पहले ही उसने लाइट ऑन की। लाइट ऑन करते ही वो बाथरूम पहुंची और जैसे ही उसने पानी नल खोला, नल खोल के जैसे ही पानी की आवाज़, नल की पानी गिरने की आवाज़ आई, तो उसी लम्हे उसको इस अंदाज में महसूस हुआ जैसे कोई हल्का सा बिल्कुल मामूली सा हंसा हो। वो एकदम से चौंकी, मेरा वहम है, ये क्या हुआ है, हंसने की आवाज़ सी थी। उसने फिर भी दोनों हाथों से ऐसे पानी उठाया और जैसे मुंह पे छींटा मारा, तो छींटा मारते ही एक फिर से कानों ने आवाज़ सुनी, दोबारा उसी तरह हंसने की खी थी। अब वहम नहीं था, दूसरी दफा क्लियर आवाज आ रही थी। उसने जल्दी से नल का बंद किया और नल का बंद करके उस तरफ मुड़ी जिस तरफ पीछे वो जालियां थीं। ये आवाज पीछे वाली साइड से आई थी। जिस बाथरूम के अंदर वो खड़ी थी उसकी चारों तरफ जालियां थीं। 4 तकोनों वाला वो बाथरूम था और चारों तरफ जालियां लगाई गई थी। जैसे वो पीछे की तरफ मुड़ी
तो उसने देखा इंतहाई ब्लैक कलर का एक चेहरा था, बिल्कुल जिस तरह इंसान का चेहरा होता है, जैसे कोई काला स्याह हबशी होता है। और वो चेहरा मुसलसल इस तरह हिल रहा था, उसको देख रहा था, क्योंकि बड़े बड़े सुराख थे उन जालियों के सुराख में उसने देखा कि उसकी आंखें ऐसे खुलती और बंद होती हैं, और उसके दांत इंतहाई वाइट थे, इसलिए वो क्लियर नजर आ रहे थे कि वो मुस्कुरा रहा है खड़ा, और उसके सफ़ेद दांत नजर आ रहे थे। चेहरा उसका बिल्कुल एक इंसान से मिलता जुलता चेहरा था, काला स्याह, जैसे किसी हबशी का होता है। वो एकदम से देख के चौंक गई कि ये कौन है जो मुझे खड़ा देख रहा है और इस वक्त की करके मुस्कुरा रहा है। अभी उसने उसकी सिम देखा ही था कि उसी लम्हे उसने देखा वो वहां से हट गया, जैसे छुप गया हो। कुछ देर खड़ी देखती रही, और उसी लम्हे उसको खीखी की आवाज पीछे से मुड़ के पीछे से नजर आई, एकदम तेजी से मुड़ी। अब वो इस सिमत में था और उसी तरह उसको देख रहा था और खीखी करके मुस्कुरा रहा था। वो एकदम से हैरान हो गई कि ये जो सामने खड़ा था इतनी जल्दी में यहां से कैसे यहां पहुंच गया। और अभी उसको यहां देख ही रही थी कि एकदम से देखा उसने, वो तेजी से परली साइड पे गया और उस सिमत में अब वो नजर आ रहा था। वो शरारत कर रहा था और हंस के ये बता रहा था कि मैं तुम्हें तंग भी कर रहा हूं, किकी भी कर रहा हूं, और मैं तुम्हें देख भी रहा हूं। वो आंखें मुसलसल झपकता था, बिल्कुल इंसानों की तरह उसकी वाइट आंखें थी, गोल गोल सी, दांत बिल्कुल इंसानी की तरह बिल्कुल सफेद चमक रहे थे, रंग काला स्याह था। उसके अलावा उसके बाल कान कुछ भी उसको नजर नहीं आ रहा था। पहले सामने नजर आया, फिर उसको पीछे नजर आया, फिर उसको अपनी लेफ्ट साइड पे नजर आया, और जब उसने अपनी उंगली एक सुराख से अंदर की तो वो एकदम से डर गई। वो उंगली इतनी मोटी उंगली थी कि किसी इंसान की इतनी मोटी उंगली नहीं हो सकती। उसके ऊपर जो नाखून था उसने नाखून तक, क्योंकि वो अंदर उंगली दाखिल हो गई थी उसकी, तो उसने देखा अंदर तो रोशनी थी, वो नाखून जो था वो मैल से भरा हुआ था, काला स्याह हुआ था, जैसे उसमें मट्टी फंसी हुई हो। और वो इतना मोटा था कि अगर 2 से 3 अंगूठों को जोड़ लिया जाए तो उसकी एक उंगली थी। और जब उसने अंदर ऐसे उंगली की, उसका नाखून और उसने उंगली देखी और उसने देखी इतनी मोटी उंगली, तो एकदम से जैसे होश में आ गई। अभी तक वो साकेत खड़ी थी, उसके हवास बाख्ता हो गई थी। इंसान जब इस तरह की चीज़ को देखता है या तो देखते ही गिर के बेहोश हो जाता है या हवास बाख्ता हो जाता है, उसको कंट्रोल नहीं रहता, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये क्या आ रहा है। हवास बाख्ता हो के जहाँ जहाँ वो मुड़ रहा था वहाँ वहाँ वो भी मुड़ती जा रही थी। जब उसने उंगली अंदर की तो एकदम से जैसे होश में आई और देखा दूसरी तरफ उसने पूरा हाथ अंदर किया हुआ है, जो इतना बड़ा हाथ था जो किसी इंसान का नहीं हो सकता, और वो हाथ से उसको ऐसे कुछ पकड़ने की जैसे कोशिश करता है, ऐसे अंदर हाथ कर रहा था। तो एकदम से दरवाज़ा खोल के बाहर भागी और उसके बाद बिस्तर पे जाके गिर गई। सुबह जब मां समीना को जगाने के लिए अंदर पहुंची तो समीना अभी तक सो रही थी। मां हैरान थी, माना कि रात शादी पे गई थी, थकी हुई थी, लेकिन टाइम भी तो बहुत ज्यादा हो गया, अब तो उसको उठ जाना चाहिए। तो मां ने आवाज दी, समीना, समीना उठ भी जाओ, टाइम देखा कितना हो गया, तुम अभी तक सो रही हो। समीना ने कोई आवाज नहीं निकाली। मां परेशान हो गई, 2-3 आवाजों पे भी जब कोई जवाब ना आई तो मां ने जाके उसको जब हिलाया तो ऐसी पड़ी थी जैसे बेहोश सी होती है। मां एकदम हैरान हो गई कि इतनी गहरी नींद सो रही है। मां ने जब उसको 2-3 दफ़ा ज़ोर ज़ोर से हिलाया तो उसके बाद उसने जब आंखें खोली तो एकदम से मां भी डर गई। वो आंखें ऐसी थीं बिल्कुल जैसे सफ़ेद हो चुकी हों। वो जो ब्लैक हिस्सा होता है आंखों का वो ऊपर की तरफ हो गया था, बिल्कुल सफ़ेद आंखें थीं। और मां एक कदम डर के पीछे हो गई और बोली, समीना, समीना क्या हुआ है तुम्हें? तो समीना के मुंह से आवाज़ आई, एक मर्द की आवाज़, चले जाओ मेरे कमरे से, निकल जाओ मेरे कमरे से। मां जो अभी तक कुछ भी समझ नहीं पाई थी, इस आवाज से इतना ज्यादा डर गई और चौंक गई। एकदम से अंदाजा हो गया, आंखें तो समीना की नहीं थीं, ये आवाज भी किसी मर्द की है, समीना की नहीं है। वो एकदम से परेशान हो गई, मां कांपना शुरू हो गई और फिर से डरती हुई आवाज में कहा, समीना ये तुम्हें क्या हो गया है, ये किस तरह बोल रही हो? तो इस दफा वो गुस्से में धाड़ा जो भी था, उसकी धाड़ इतनी खौफनाक थी कि वो बोला, निकल जाओ यहां से। ये
इतनी खौफनाक उसने आवाज़ निकाली कि माँ बेचारी डर गई और गिरते गिरते बची और तेज़ी से भागी बाहर की तरफ। नीचे गई, घर में जो लोग थे उनको बुला के ले आई। जब वो भी ऊपर पहुंचे तो समीना उठ के तो बैठी हुई थी, लेकिन उसके बाल सारे खुले हुए थे और वो इस अंदाज में सबको देख रही थी कि अंदर जो भी दाखिल हो रहा था वहीं पे खड़ा खड़ा सहम जाता था, आगे एक कदम भी नहीं बढ़ा पाता था। जो भी दाखिल होता, समीना पे निगाह पड़ती तो वहीं पे एकदम से रुक जाता। वो आंखें समीना की आंखें नहीं थीं। समीना ज़िंदगी में कभी इस तरह बाल खोल के नहीं बैठी थी। ये समीना थी ही नहीं। तो उसी लम्हे समीना फिर से धाड़ी और वही लहजा था जो मां ने सुना था, निकल जाओ मेरे कमरे से। वो सब के सब इतना डरे कि सब के सब बाहर निकल आए। मर्दों को बुलाया गया, मर्द भी ऊपर पहुंचे तो अभी तक कमरे में वही पोजीशन थी। समीना के ऊपर कोई और था जो उसके जिस्म में दाखिल हो चुका था और समीना किसी मर्द की आवाज में बोल रही थी। जब इस तरह का लम्हा आ जाए तो फिर एक ही हल होता है, किसी अल्लाह वाले को, किसी पीर फकीर को, किसी नेक बुजुर्ग को बुला के लाया जाए। वो किसी नेक बुजुर्ग को बुला के लाए। जब वो आए तो हम समीना मर्द की आवाज़ में कह के लगा रही थी। सब घर वाले जानते थे कि समीना अपनी आवाज़ चेंज भी करना चाहे तो ऐसी आवाज़ चेंज नहीं कर सकती। ये तो भारी भरकम किसी मर्द की आवाज़ थी। जब वो बुजुर्ग उस कमरे में दाखिल हुए तो समीना गरज कर बोली, निकालो इसको मेरे कमरे से, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगी, निकालो इसको मेरे कमरे से। सब डरे रहे तो उन बुजुर्ग ने इशारा किया, रिलैक्स। बोले मुंह से कुछ नहीं, ऐसे इशारा किया, रिलैक्स। और वो आगे बढ़े। समीना ने चीखना शुरू कर दिया। कुरान मजीद की मुंह ही मुंह में आयात पढ़ते रहे। समीना पे फूंकते रहे। समीना अपनी जगह पे बैठी रही, हिली तो नहीं, लेकिन चीखो पुकार करती रही। वो चीखो पुकार समीना की नहीं थी, उसके अंदर से कोई और बोल रहा था। वो काफ़ी देर चीखो पुकार करती रही। उसके बाद उन्होंने पानी मंगवाया और पानी के ऊपर दम किया। पानी दम किया हुआ जब उन्होंने थोड़ा सा समीना के ऊपर फेंका तो समीना ने एक बहुत ही खौफनाक चीख मारी और बिस्तर पे गिरी, बेहोश हो गई। बुजुर्ग भी वहाँ पे खड़े रहे, थोड़ी देर तक देखते रहे और जब थोड़ी देर के बाद इशारा किया कि इसको उठाओ, माँ आगे बढ़ी। बेटी को जब होश मिलाई तो समीना ने इस अंदाज में आंखें खोली जैसे वो एकदम हैरान रहेगी हो कि ये कौन है, सारे कमरे में मेरे जमा हुए हैं और ये कोई और मर्द भी मेरे कमरे में बुजुर्ग है, दाढ़ी वाला है, लेकिन ये कौन मेरे कमरे में खड़ा हुआ है। तो जल्दी से उठी, अपना दुपट्टा सर पे किया और हैरान हुई कि ये क्या हो रहा है। तो उस नेक बुजुर्ग ने कहा, अब ये ठीक है, आप बेटी को संभालिए। और भाइयों से कहा, आप मेरी ज़रा बात सुनिए। माँ बेटी को संभालना शुरू हो गई। घर वाले समीना के डरते डरते आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब जाना शुरू हो गए। अभी तक समीना को एहसास नहीं था उसके ऊपर क्या बीती है। वो बुजुर्ग बाहर निकले और कहा, बहुत ताकतवर है, मैंने वक्ती तौर पे तो इस पर कंट्रोल कर लिया है, लेकिन ये आता रहेगा। मैं इसको चाहूँ भी तो मुस्तकिल नहीं निकाल सकता। ये एक बहुत ताकतवर जिन है जो इसके जिस्म के अंदर सरायत कर गया है, इसके वजूद में बस गया है, इस पे आशिक हो गया है। अभी तो ये चला गया है, ये घंटे बाद वापस आ जाए, कल वापस आ जाए, महीने बाद वापस आ जाए, आएगा ज़रूर, आप इसका इलाज करवाएं। मेरे पास इतना ही था कि मैंने अभी इस बच्ची को तो ठीक कर दिया, मैं मुस्तकिल इसको ठीक नहीं कर सकता। उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया, उनको छोड़ के आए और माँ को भी बता दिया कि अभी तक हालात ऐसे हैं, वक्ती तौर पे तो समीना ठीक हो गई है, लेकिन मुस्तकिल अभी ठीक नहीं हुई। तकरीबन कहते हैं 4 दिन तो समीना बिल्कुल ठीक रही। 5वें दिन फिर से समीना के अंदर उसी भारी भरकम मर्द की हाजिरी हो गई। और जब वो हाजिर होता था तो फरमाइशें करता था, मुझे फलां चीज़ खाने को दो। और जब फलां चीज़ उसको खाने को दी जाती थी तो बहुत ज़्यादा बनाई जाती थी। वो फरमाइश करता था, मुझे और चाहिए और चाहिए। वो इतना ज़्यादा खाता था वो परेशान हो जाते थे। समीना कभी भी इतना ज़्यादा नहीं खा सकती थी, वो तो बहुत कम लाइट सा खाती थी, लेकिन वो जो खाता था बेइंतहा खा जाता था। अब ऐसा होता, उसका कोई भी वक्त नहीं था। वो चाहता तो महीने बाद आ जाता, वो चाहता तो हफ्ते बाद आ जाता, वो चाहता तो अगले दिन भी हाजिर हो जाता।
वो लोग समीना को लेके हर उस पीर के पास, हर उस आमिल के पास, हर उस बुजुर्ग के पास जहाँ से उनको पता लगता वो उसको लेके जाते, वो उसको हाजिर करवाने की कोशिश करता और एंड में वो कह देता मेरे बस से बाहर है, किसी और को दिखाएं। कई जगहों पे गए, समीना की हाजिरी करवाई गई, वो हाजिर भी हो जाता, वो अपनी ज़बान में बोलता और हंसना शुरू कर देता। इतने ऊंचे ऊंचे कहके लगाता था, तंजिया कहके जैसे कह रहा हो तुम किस खेत की मूली हो, तुम चाहो भी तो मुझे नहीं निकाल सकते। वो भी आमिल टकरे मारता और कोशिश करता और जब उसको समझ आ जाती तो कहता नहीं, इसको ले जाएं, ये मुझे मार डालेगा, ये बहुत ताकतवर है। वो बेचारे जितनी कोशिश कर सकते हर उस जगह पे उसको लेके जाते, रिजल्ट ज़ीरो। तो वहीं पे ही एक और कारी साहब थे मस्जिद के, उनके बारे में किसी ने उनको बताया तो वो समीना को लेके उनके पास भी पहुंचे। कारी साहब कुछ देर पढ़ते रहे, समीना के अंदर हाजिरी तो हो गई, वो बोला भी सही लेकिन आज वो कह के नहीं लगा रहा था। चुप करके समीना गुस्से से उसको देखती रही, बल्कि एक दफ़ा उठी भी हमला करने के लिए, तो उन्होंने उंगली पे पड़ के यूं किया तो वो एक जगह पे बैठ गई, ऐसे ऐसे उड़ के पीछे गई जैसे उसको करंट सा लगा हो। घर वाले सहमे हुए खड़े हुए थे। फिर से उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो उसके बाद वो जो कहके लगाता था अंदर से, आज वो चीखो पुकार कर रहा था, वो हिल रही थी, वो चीखे पुकार कर रहा था और वो खौफनाक आवाज़ें निकाल रहा था। हाँ, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे खा जाऊंगा। और वो कारी साहब पढ़ते जा रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद घर वालों ने देखा कि समीना गुस्से से इतनी तेजी से झपकी कि वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे कि इस दुबली पतली लड़की में इतनी ताकत आ जाएगी, कि इतनी तेजी से लपकी कि कारी साहब तक पहुंच ही गई थी। कारी साहब और समीना के बीच में तकरीबन 4 से 5 कदम का फासला था, लेकिन एकदम से उसने ऐसी छलांग लगाई कि उन तक पहुंच ही गई थी, लेकिन शायद वो उसके लिए तैयार थे। समीना जैसे ही उनके करीब गई, इस दफ़ा उन्होंने उंगली भी नहीं की, पढ़ा भी कुछ नहीं, फूंका भी नहीं मारा। शायद वो दायरा कड़ा अपना इस तरह का लगा चुके थे कि वो जैसे ही हाथ यूं करके उनकी गर्दन दबाने के लिए, हमला करने के लिए उसने छलांग मारी, इतनी बड़ी छलांग के 4 से 5 कदम उड़ती हुई उन तक पहुंची, लेकिन अभी उनके करीब भी नहीं पहुंची थी, उनके जिस्म को ऐसे हाथ टच भी नहीं किया था, लेकिन ऐसे लगा जैसे उनके हथेलियों को बाकायदा तौर पे करंट लग गया हो, उसके हाथ जलना शुरू हो गए हों। जैसे वो यहाँ तक पहुंची, चीख मार दी और उसके हाथ कांपना शुरू हो गए और उसी तरह जंप मार के गिरती हुई पीछे आके गिर गई, जैसे उसको शदीद झटका लगा था। पहले दफ़ा जब उसने उठने की कोशिश की थी कम झटका लगा था, इस दफ़ा तो उसको इतना बड़ा झटका लग गया कि वो निढाल हो गई। उसकी सारी वो जो गरजदार आवाज़ें थी, वो जो चीखो पुकार थी, वो जो रोना धोना था, वो सब का सब निकल गया। इतना जोर का उसको झटका लगा कि वो हाँपना शुरू हो गई। जिस्म तो समीना का हाँप रहा था, लेकिन अंदर जो हाँपने की जिसकी आवाज़ थी वो वही जिन था। काफ़ी देर वो हाँपता रहा और उसके बाद उन्होंने उसको फूंक मारी तो उसके बाद समीना बेहोश हो गई। उसने घर वालों से कहा, आप इसकी शादी कर दीजिए, अभी वक्त नहीं आया, अभी मैं चाहूँ भी तो इसको नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन ये चला जाएगा और अल्लाह का नेक हस्ती इसको निकालेंगी। ये बहुत ताकतवर है, कबीले के सरदारों में से है, इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। बच्ची को घर ले जाइए, इसकी शादी कर दीजिए और कुछ ही अरसे बाद ये बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उन्होंने कहा, कारी साहब आप कुछ कीजिए। उन्होंने कहा, मेरा इल्म जितना था मैंने किया, ये मुझे भी मारने के लिए आगे बढ़ा था, मुझ पे हमला करने के लिए बढ़ा था, लेकिन मैंने जो हिसार खींचा था अपने इर्द गिर्द, उसी हिसार का इसको ऐसा झटका लगाया कि इसको लग पता गया है और तभी ये पीछे जाके गिरा है, लेकिन इसको अभी छोड़ने वाला नहीं है। मैं जितना भी कोशिश करूं ये फिर से उसके अंदर घुस जाएगा। अभी ये छोड़ के चला गया है, लेकिन ये परमानेंटली नहीं गया, मुस्तकिल नहीं गया, ये वापस आएगा, इसकी शादी कीजिए। अब ये होने लगा कि समीना जब से वहां से वापस आई थी कारी साहब के पास, वो आता तो अब भी था, लेकिन अब हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या महीने बाद नहीं आ रहा था, वो 2 महीने बाद आया। तो घर वालों को अंदाजा हुआ कारी साहब ने सही कहा था, अब उसके आने का जो टाइम पीरियड है वो लंबा हो गया था। आया जरूर था और छोटे टाइम के लिए आया और फिर निकल गया। आते ही उसने खाने की फरमाइश की, मुझे गोश्त दो।
उन्होंने कहा, अभी तो हमारे घर में गोश्त नहीं है। कहते हैं पका के दो। वो गोश्त लेके आए, उन्होंने गोश्त पकाया। पूरी हांडी जो गोश्त की बनी थी वो हाथ से उसने निकाला और खाता गया। ऐसे हाथ से उठाता था गरम गरम और खा जाता था, हाथ से उठाता था गरम गरम खा जाता था। पूरी जब हांडी वो खा चुका तो उसके बाद एकदम से समीना नीचे गिरी, बेहोश हो गई। उठी तो वो होश में आ चुकी थी, वो जा चुका था। उसके बाद 2005 में समीना की शादी कर दी गई। अब शादी के बाद समीना अपने घर में खुश थी। समीना बहुत नेक सीरत लड़की थी, खूबसूरत लड़की थी, और जहाँ शादी की गई उनको भी ये बात पता थी। उन्होंने राज़ीमंदी के साथ शादी की थी। उनको भी पता था कि शादी के बाद ये ठीक हो जाएगी, कोई अल्लाह की नेक हस्ती उसका इलाज कर देगी। जिस जगह पे समीना की शादी हुई थी उसके घर के बिल्कुल साथ ही एक दरबार था। समीना की माँ अब भी अक्सर उसको लेके दरबार पे जाती और हाजिरी देती। हाजिरी से मुराद वो अल्लाह से ही मांगती थी। ऐसा नहीं थी कि उसकी माँ कि वो दरबार से मांगती थी नऊज़ बिल्लाह या शिरक करती थी। वो अल्लाह से ही मांगती थी। वहीं बैठ के वो अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के मांगती कि तेरे नेक लोग हैं, अपने पैगंबर के सदके, अपनी रहमत के सदके, अपने नेक लोग हस्तियों के सदके मेरी बच्ची पे रहम फरमा। अक्सर वो उसकी माँ उसको उस दरबार पे लेके जाती और समीना भी दरबार पे जाती। एक शाम उसकी माँ आई, उसको दरबार पे लेके गई, खूब वहाँ पे गिड़गिड़ाई, खूब रोई, अपने रब से बातें की, अपने रब से दुआ मांगी। आज समीना भी रोई, अपने रब से गिड़गिड़ा के उसने दुआ मांगी कि या मेरे मालिक, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मुझे इस तकलीफ़ से निकाल। माँ बेटी ने बहुत गिड़गिड़ा के जब दुआएं मांग ली, आज पता नहीं क्यों दोनों का दिल ऐसे था जैसे सुकून सा आ गया हो। माँ कहती है पता नहीं क्यों आज मैं रोई हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरे दिल को सुकून सा आ गया है। तो समीना बोली, माँ मुझे भी लगता है, मुझे आज कुछ बहुत वहाँ से वापस आने के बाद बहुत सुकून मिल रहा है। माँ कहती है कुछ मेरी भी ऐसी हालत है। दोनों माँ बेटी अपने अपने घरों को चले गई और रात को जब समीना सोई तो उसने वहाँ पे रात को एक ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई है। एक सफ़ेद कलर की हस्ती जिसका चेहरा वो नहीं देख पा रही थी, चेहरा उन्होंने ढांपा हुआ था, अपने हाथ में एक झाड़ू टाइप पकड़ा हुआ था। वो झाड़ू नहीं जो घर में लगाया जाता है, एक झाड़ू जो अक्सर पीर फकीर या आमिल अपने हाथ में पकड़ के रखते हैं, इस तरह का झाड़ू था। पीछे लकड़ी का डंडा था और आगे झाड़ू की वो जो तिनके होते हैं, जब उनके ऊपर रोई टाइप लगी होती है, उस शेप में होता है कि अभी रॉ शेप में होता है, उसको सॉफ्ट किया जाता है, झाड़ू बनाया जाता है, रॉ शेप में वो था, उन्होंने पकड़ा हुआ था। और वो आते ही समीना के पास खड़े हो गए। समीना उनको देख के डर गई। वो ख्वाब में देख रही है कि वो उसके ऊपर खड़े हुए हैं और वो डर रही है। तो वो बोले, निकल बाहर निकल, आज मैं आ गया हूँ, तेरा वक्त आ गया, मैं देखता हूँ तू निकलता कैसे नहीं। और उन्होंने झाड़ू उठा के समीना को मारना शुरू कर दिया। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहे थे, लेकिन समीना देख रही थी कि एक भी चोट समीना को नहीं पड़ रही थी। एक दफ़ा भी उसके जिस्म को नहीं लगा था कि उसको कुछ लगा है या उसको मारा गया है। लेकिन ख्वाब में देख रही है कि उसके अंदर से चीखो पुकार की आवाज़ आ रही है। कुछ देर जब उस तरह झाड़ू से मारते रहे, तभी समीना ने देखा एक ब्लैक कलर का काला स्याह साया सा, जैसे कोई 6 फुट का एक इंसान होता है, ना बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला, दरमियाना सा, बिल्कुल एक काला सा इंसान। वो लेटी हुई थी, ऐसे लेटा हुआ ही पहले उठ के बैठा है, जैसे इंसान कोई सीधे मुंह ऊपर छत की तरफ मुंह करके, करवट बदल के नहीं, सीधे मुंह यानी ऊपर की तरफ मुंह हो उसका, लेटा हो, इसी तरह ही एक इंसान था। उसने अपना सर ऊपर उठाया और उठ के बैठ गया। और जैसे ही उठ के बैठा, उसी लम्हे वो एकदम से खड़ा हो गया और उसने चलना शुरू कर दिया। समीना देख रही है कि वो काला स्याह 6 फुट का कदो कामत का चलता हुआ, अब उसकी वो बैक देख रही है, चलता हुआ उसकी आंखों के सामने दीवार के आर पार हो गया। और जैसे ही वो दीवार के आर पार हो गया, वो नेक बुजुर्ग हस्ती मुस्कुराई और कहा, उनकी बाकायदा आवाज़ आई समीना को, बेटी उठ जाओ। और जैसे ही ये जुमला उन्होंने कहा, उसी लम्हे समीना ने आंख खोल दी। और जैसे ही आंख खोली, फजर की अजानें हो रही थी। एकदम से उसको एहसास हुआ, मैंने कोई ख्वाब देखा है और क्लियर मुझे ख्वाब याद है, मैंने ख्वाब में क्या देखा है। उसको एक एक पल, एक एक मंजर याद था जो उसने देखा था। उस हस्ती का आना जिसका चेहरा छुपा हुआ था, सफ़ेद रोशनियाँ उसमें से निकल रही थी।
इंसानी वजूद नहीं था, रोशनियों की तरह का एक वजूद था, हाथ में एक झाड़ू टाइप सा था और उसको मारते रहे थे, जिसको चोट नहीं लगी थी और आवाज़ निकलो इसके अंदर से। और उसको क्लियर याद था, जो निकला था वो काला स्याह उसी के वजूद के अंदर से ही निकला था। जहाँ पे समीना का सर था वहीं से ही उसका सर निकला था, जहाँ पे समीना का धड़ था वहीं से ही उसका धड़ निकला था। जिस तरह समीना लेटी थी बिल्कुल वो भी उसी तरह ही लेटा था। समीना के अंदर से पहले उसका सर निकला, उठ के वो बैठ गया। जैसे मैं ऐसे बैठा हूँ ऐसे मैं सीधा पीछे लेट जाऊँ और इसी तरह उठ के ऐसे बैठूँ, तो इसी तरह उठ के बैठा और उसके बाद सीधा खड़ा हुआ और चलता हुआ दीवार के आर पार हो गया। ये सब उसको याद था। वो उठी, उसने वज़ू किया, नमाज पढ़ी और माँ को सुबह उसने ख्वाब सुनाया, माँ मैंने ख्वाब में ये देखा है। तो माँ ने कहा शायद जो कल मेरे दिल को सुकून आया था तुम्हारे दिल को भी सुकून आया था और तुमने ख्वाब भी यही देखा है, तुम लगता यही है जो उन कारी साहब ने कहा था इसकी शादी कर दो। उसके बाद नेक बुजुर्ग हस्ती इसको ठीक कर देंगी, तो लगता है वो ख्वाब की दुनिया में तुम्हें ठीक कर गए हैं। उसके बाद माँ ने बेटी से कहा कुछ दिन बाकायदगी रखो अपनी नमाज के अंदर लापरवाही ना करना। समीना ने भी अपनी नमाज की बाकायदगी रखी, माँ भी दुआएं करती रही। और फिर वो आखिरी दिन था 2005 का कि उसके बाद दोबारा कभी भी समीना के अंदर हाजिरी नहीं हुई। आज 2005 से लेकर 2023 हो चुके हैं, वो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, वो आबाद है अपने बच्चों के साथ, बच्चे इतने बड़े हो चुके हैं, लेकिन दोबारा से वो कभी भी उसको नहीं देखा। तब जब वो ठीक हुई तब उसने अपनी माँ को बताया था कि ये वाक़या असल में हुआ कैसे था। तब उसने माँ को बताया कैसे मैं बाथरूम में गई थी, कैसे मैंने उस काले हबशी को देखा था जिसके दांत थे चमकते हुए, जिसकी आंखें झपक रही थी, बड़ी बड़ी गोल सी आंखें, और मुझे देख रहा था। और आखिरी दफ़ा उसने उंगली जब अंदर घुसाई थी, एक गलीज सी नाखून वाली उंगली थी, और जब उसका हाथ ऐसे अंदर आया था तो मैं भागती हुई, मुझे इतना याद है, अपने कमरे में आई थी और बिस्तर पर गिर गई थी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। वो आखिरी लम्हा था कि जब मैं भागती हुई और गिर गई, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। फिर माँ ने उसको बताया कि उसके बाद क्या हुआ था। सुबह जब मैं पहुंची बेटा तो ये हुआ था। और फिर माँ ने उसको सब कुछ बताया। जिन दिनों में उसकी तबीयत ख़राब रहती थी उसको थोड़ा थोड़ा तो बताते थे, इतना खुल के नहीं बताते थे। तब माँ ने उसको बताया उसके बाद ये हुआ था, क्योंकि उस दिन जब उसने ये ख्वाब देखा उसी दिन उसने अपनी माँ को भी ये सारा वाक़या सुनाया था खुद से कि माँ पता है आपको मेरे साथ क्या हुआ था। तो माँ ने बताया बताओ क्या हुआ था, क्योंकि माँ पहले भी कई दफ़ा पूछ चुकी थी, लेकिन समीना ने ये बताया नहीं था कि उसके साथ असल में हुआ क्या था। उस रात जब उसने ख्वाब देखा तो उसने सारा वाक़या सुनाया था कि मैंने इस तरह हबशी को देखा था और इस तरह आके गिरी थी और बेहोश हो गई थी। और माँ ने तब उस दिन उसको भी बता दिया था बेटा जब मैं आई थी तो तुम्हारे साथ ये हुआ था, तुम इस तरह आंखें थीं, इस तरह तुमने मुझे कहा था निकल जाओ, और फिर बुज़ुर्ग को बुला के लाए, फिर हम हर जगह पे तुम्हें लेके गए, फिर कारी साहब ने बताया इसकी शादी कर दो, एक नेक बुज़ुर्ग आएगा इसको इससे जान छुड़ा देगा। और यही जो तुमने ख्वाब देखा है लगता है तुम्हारी जान छूट गई। और वाकई ऐसा ही हुआ। उसके बाद समीना के साथ दोबारा ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं हुआ। दूसरा वाक़या जो सुनाती हैं उनका नाम मैं फिर से भूल गया, अल्लाह अकबर, उनका नाम है बख्तावर, कराची से। वो कहती हैं दूसरी जो मेरी कज़न जिनका फ़र्जी नाम मैंने रखा है शमा, उनके साथ वाक़या हुआ। शमा लोगों का घर बन रहा था, वो अपना घर बनवा रहे थे। तो तब उन्होंने फ़ैसला किया, नया घर जब तक बनता है, किराए का घर 2 कमरों का पास ही था, उन्होंने किराए पे ले लिया। बस उनको एक खुशी थी कि अपना घर बनेगा, 1-2 महीने की बात है, फौरी तौर पे हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। शौहर काम पे चले जाते, बच्चे स्कूल चले जाते, समीना घर के अंदर अकेली होती, घर के काम काज करती। घर के अंदर परिंदे रखे हुए थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन तोते पाले हुए थे, उनको दाना डालती, वो चहचहाते, वो घर की रौनक थे, बच्चे भी उनके साथ खेलते, और समीना भी, बच्चे भी, उसका शौहर भी उन परिंदों का बहुत ख्याल रखते। घर बहुत पुराना बना हुआ घर था, फौरी तौर पे उनको किराए पे लेना पड़ा था, तो उनको कबूल था, पुराना था, जैसा था, उन्होंने कौन सा परमानेंटली पक्का पक्का वहाँ पे रहना था। 1-1.5 महीने की बात थी, अपने घर शिफ्ट हो जाना था। तो उसके बारे में कुछ बातें भी सुनने को आई थी। उन्होंने कहा था छोड़ो यार इन बातों को, हमने क्या करना है, 1 महीना रहना ठीक है, गुजारा कर लेंगे। तकरीबन कोई 10वां-12वां दिन था इस घर के अंदर रहते हुए कि समीना मगरिब के टाइम पे नमाज का वज़ू करके कमरे के अंदर आई, उसने अपना मुसल्ला बिछाया और नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। उसने अपनी नमाज जैसे ही ख़त्म की, उसने एक साइड पे सलाम फेरा
और दूसरी साइड पे जैसे ही उसने सलाम फेरा तो जो साथ वाला कमरा था, कमरे के बिल्कुल साथ ही गैलरी थी जो उसकी बिल्कुल सलाम के बिल्कुल सामने बन रही थी, गैलरी टाइप सी। उसने देखा तकरीबन कोई 12-14 फुट ऊंची एक छत होती है, मेरा एक गैस है, उसकी एक काफ़ी ऊंची छत थी। उसने देखा एक बिल्कुल सफ़ेद सा इंसान नुमा खड़ा हुआ था, वाइट कलर के उसने कपड़े पहने हुए थे, सफ़ेद उसकी दाढ़ी थी, चेहरा भी उसका नज़र आ रहा था, लेकिन ऐसा चेहरा, ऐसा जिस्म, ऐसे कपड़े नज़र आ रहे थे कि वो आर पार भी देख रही थी, जैसे ट्रांसपेरेंट होता है आर पार भी आप देख सकते हैं। वो बिल्कुल सामने गैलरी में खड़ा था, उसका जो सर था वो ऊपर छत को लग रहा था, पाँव उसके ज़मीन पे थे, वो 15-16 फुट ऊंचा था, सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस, दाढ़ी, पगड़ी उसने पहनी हुई थी सफ़ेद कलर की, लेकिन ऐसा चेहरा, ऐसे वाइट कपड़े, ऐसा जिस्म जिसके आर पार भी नज़र आ रहा था। ये भी था जैसे साया सा होता है, वो तो खैर बहुत बारीक होता है, ये गहरा था सफ़ेद कलर का, जो क्लियर सामने खड़ा नज़र आ रहा था। ये कुछ सामने क्लियर खड़ा हुआ है, उसके आर पार भी नज़र आ रहा है, उसका मुंह भी, उसकी दाढ़ी भी, उसकी आंखें भी, उसका नाक भी, तमाम चेहरे के आज़ा नज़र आ रहे हैं, लेकिन आर पार नज़र आ रहे हैं। कद छत को जाके लग रहा है। मगरिब के टाइम अंधेरा फैल चुका होता है, जैसे ही सूरज गरूब होता है तभी मगरिब की अजान होती है, उस वक्त अंधेरा फैल चुका था। घर में वो अकेली औरत जैसे ही एक तरफ सलाम फेर के दूसरी तरफ देखती है तो 15-16 फुट ऊंचा एक सफ़ेद साया, बुजुर्ग सी शक्ल, मिलती जुलती, और उसके आर पार भी नज़र आ रहा है, लेकिन क्लियर खड़ा है, कद छत के साथ लग रहा है तो इंसान कांपना शुरू हो जाए। बावजूद थी, मुसल्ले पे बैठी थी, इसके बावजूद के खौफ आ गया, डर गई और उसको देख के चौंकी, एकदम से जल्दी से खड़ी हुई और जल्दी से फिर नियत की और नमाज शुरू कर दी कि अगर मैं नमाज पढ़ रही हूं तो ये जो भी है मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने अपनी नमाज ख़त्म की, बहुत सुकून के साथ, धड़कते दिल के साथ, खौफ के साथ उसने नमाज ख़त्म कर दी। फिर से सलाम फेरा और जब इस तरफ सलाम फेरते वो देख रही थी, दिल की धड़कन धक 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 तेज़ हो गई कि अभी भी खड़ा होगा, कहीं मेरे पास ही ना आ गया हो, कहीं यहीं ही ना आके खड़ा हो गया हो। तो उसने सलाम फेर के उस तरफ देखा तो उस तरफ कोई भी नहीं था। उसने पीछे मुड़ के देखा, चारों तरफ नज़रें घुमा के देखी, कोई भी नहीं था। तो वो सोचना शुरू हो गई, ये मेरा वहम था या वाकई मैंने कुछ देखा है। काफ़ी देर सोचती रही, डरती डरती उठी, उसी गैलरी में जाके झांका, कोई भी नहीं था। साथ वाले कमरे में जाके देखा, कोई भी नहीं था। इधर उधर पूरे घर में देख लिया, कहीं पे भी कोई नहीं था। थोड़ी देर के बाद बच्चे भी घर में आ गए तो उसको थोड़ा सा हौसला हुआ, बच्चों के साथ वो लग गई और रात को शौहर भी आ गए, फिर इस बात को भूल गई, वो अपने कामों में लग गई। रात को वो सुकून से सो गई, सुबह हुई, फिर अपने कामों में लग गई, बच्चों को स्कूल रवाना किया, शौहर भी काम पे चले गए और वो काम करते करते जैसे ही मगरिब की अजान हुई तो एकदम से उसको वो याद आ गया, कल मैंने कुछ देखा था, या अल्लाह रहम, या अल्लाह रहम, या अल्लाह रहम। वो उसको एकदम से वो याद आ गया तो अल्लाह ताला से अस्तगफिरुल्लाह करने शुरू हो गई। उसने वज़ू किया, मुसल्ला बिछाया, नमाज शुरू की। नमाज के दौरान ही उसको आज महसूस हुआ कि उसी सिमत जिस सिमत वो सलाम फेरेगी कुछ है आज भी। उसकी छठी इसको उसको कह रही थी उस जगह पे कुछ है। तो नमाज के दौरान ही खौफ इंसान पे तारी हो जाता है, उस पर भी खौफ तारी हो गया था। नमाज के दौरान ही उसने हल्की सी आंख करके देखा तो वो वाकई वहाँ पे टहल रहा था, कुछ था, क्योंकि पूरा मुंह तो नहीं उसने घुमाया, हल्का सा देखा तो उसको लगा कुछ है वहाँ पे। और वाकई जब उसने सलाम फेरा, इधर सलाम फेरा और जैसे ही इस तरफ सलाम फेरा, आज वो चहलकदमी कर रहा था, जैसे बेचैनी से कोई चल रहा होता है। फ़र्क सिर्फ इतना था, कल खड़े हुए उसका सर छत को टच हो रहा था, आज सिर्फ ये फ़र्क था, वही हुलिया, वही आर पार नज़र आना, वही कपड़े, वही दाढ़ी, वही चेहरा। फ़र्क सिर्फ इतना था कि आज जो सर था छत से थोड़ा सा नीचे था, इतना नीचे कि वो चहलकदमी कर रहा था। कभी वो आगे चला जाता 4-5 कदम, फिर वो मुड़ के वापस आ जाता 4-5 कदम, फिर वो मुड़ के उधर चला जाता 4-5 कदम। इतना सिर्फ गैप था सर में और
ऊपर वाली छत में कि वो टच नहीं हो रहा था, बाकी तकरीबन करीब करीब ही सर छत के था। हाथ उसके आज उसने महसूस किए जैसे कोई हाथों से ऐसे ऐसे करता है, ऐसे हाथ। कल तो वो सीधा हाथ रख के ऐसे खड़ा था, आज वो अपने हाथ चहलकदमी करते हुए ऐसे हाथों के सर कर रहा था। हाथ और बाजू भी क्लियर वाइट वाइट से महसूस हो रहे थे, वो क्लियर देख रही थी। हाथों को ऐसे मसल रहा है और 5-6 कदम ऐसे चहलकदमी कर रहा है जैसे कोई बेचैनी सी है। फिर से वो जल्दी से नमाज की नीयत करके खड़ी हो गई और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। और जैसे ही फिर से सलाम फेरा, इधर उधर देखा तो अब कुछ भी नहीं था। उसने कहा आज मेरा वहम नहीं है। कल भी उसको खड़े हुए देखा है, आज बाकायदा चहलकदमी करते देखा है, और जो उसको हाथ मसलते हुए देखा है, आज उसको बेचैन देखा है। या अल्लाह क्या माजरा है, या अल्लाह मेरे बच्चों को, मेरे शोहर को, मेरे पूरे घर को अपनी हिफाजत में फरमा। या अल्लाह मेरे घर की हिफाजत फरमा। रात हो गई, शौहर आ गए, बिस्तर पे लेटे हुए जब बच्चे सो गए तो उसने शौहर को कहा आपसे कुछ कहना है। वो बोले हाँ बोलो क्या हुआ। तो कल वाला वाकया भी सुनाया कि कैसे किसी एक छत जितने ऊंचे शख्स को खड़े देखा, और पहली दफ़ा इसलिए आपको नहीं बताया, मैंने कहा शायद वहम है या हो गया होगा। आज तो उसको बाकायदा बेचैन सा टहलते हुए, हाथ मसलते हुए देखा है। शौहर ने कहा तुम्हारा वहम तो नहीं है। उसने कहा कल देखा था, कह सकती थी वहम है, आज जब देखा है आज वहम नहीं है, क्लियर मैंने उसको देखा है। शौहर ने कहा अल्लाह खैर करे, तुम परेशान ना हो, उम्मीद है दोबारा नहीं होगा, मैं इसका कोई बंदोबस्त करता हूँ, मैं किसी अल्लाह वाले से बात करता हूँ, तुम परेशान ना हो। अगले दिन वो डरी डरी सी घर के अंदर थी। अभी मगरिब की अजान नहीं हुई थी कि आज उसी गैलरी में उसने एक अजीब सा मंजर देखा। वो गैलरी से गुजरने लगी, अभी धूप थी, अभी अंधेरा नहीं फैला था कि उसने देखा जहाँ पे उसके तोते रखे हुए हैं, उसके साथ जिस तरह मैंने पिछली कहानी में कहा ना, जालियों वाले वो लगे होती थी, हवा के लिए लगाते थे, दीवारों के ऊपर जालियाँ होती थी, सीमेंट की एक स्पेशल बनी हुई होती थी, इसके अंदर आर पार डिज़ाइनिंग बनी होती थी, इसके अंदर हवा का गुजर होता था। उसके अंदर से उसने देखा एक हाथ आया, इंसानी हाथ की तरह का एक हाथ, और वो हाथ लंबा होता हुआ सीधा ऐसे उस पिंजरे की तरफ गया। ताला नहीं लगा होता तो उस पिंजरे को लकड़ी फंसाई होती थी, उसने लकड़ी जो फंसी हुई थी वो निकाली, नीचे गिराई, दरवाज़ा खोला, हाथ अंदर डाला और एक परिंदे को पकड़ के उसने, पता नहीं उसको पकड़ के दबाया या क्या किया, ची की आवाज़ आई और उसके बाद मुट्ठी उसने छोड़ी, दरवाज़ा बंद किया। और वो जो लंबा हाथ हुआ था, जो तकरीबन कोई 10-15 फुट लंबा हाथ हो गया था, वापस जिस जगह से आया था उसी जगह से वो वापस हाथ गायब हो गया। वो अपनी जगह पे सहमी खड़ी रही, आगे नहीं जा सकी। ये क्लियर मंजर था कि एक जगह से हाथ निकला और लंबा होता गया और पिंजरे के अंदर जाके परिंदे के साथ क्या किया कि एक सिर्फ ची की आवाज़ आई, फिर नहीं पता लगा। इतनी जरूरत भी नहीं थी कि जाके लकड़ी का दरवाज़ा जो बंद होता उसके अंदर वो लॉक कर सके, उसको अंदर लकड़ी फंसा सके कि खुल ना जाए, दोबारा परिंदे उड़ ना जाए। वो डरी रही। शौहर घर आया, अभी खाना भी नहीं खाया, उसने सारा वाकया बताया तो शौहर परेशान हो गए। कहती है कहाँ पे? कहती है पिंजरे के अंदर, जाली के अंदर से, जो सीमेंट की जाली उसके अंदर से हाथ निकला। शौहर उसके साथ चलता हुआ गया और जाके जब उस पिंजरे को खोला तो एक तोता मरा पड़ा था, उसकी गर्दन टूटी पड़ी थी। शौहर परेशान हो गए कि ये क्या है, वाकई ये सच है क्या? वाकई ऐसा हो रहा है? मेरी बीवी का वहम है? मेरी बीवी कोई इस तरह की हिस्ट्रियाई कैफियत में आ गई? वो एक पढ़ा लिखा शख्स था कि मेरी बीवी के साथ कोई हिस्ट्रियाई कैफियत हो रही है, मेरी बीवी को कोई दौरे पड़ रहे हैं, ये क्या हो रहा है? मैं तो पहले मजाक समझा, इसका वहम समझा। दूसरी दफ़ा भी उसने देखा, वो कह रही है मेरा वहम नहीं है। मैंने कहा कुछ डर गई होगी, कुछ देख लिया होगा या कोई चीज़ होगी, लेकिन आज इतना हाथ का बढ़ना और मार देना, ये क्या है? कहीं मेरी बीवी से हुआ है या वाकई कोई चीज़ है? उसने खाना मंगाया, खाया और उसके बाद सोने के लिए लेट गए। बच्चे सो चुके थे, मियाँ बीवी अभी जाग ही रहे थे। सोने के लिए आंखें बंद ही करने लगे कि बाहर परिंदों की चीखों पुकार की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। ऑस्ट्रेलियन तोते जैसे अंधेरा हो जाता है रात के टाइम पे, चुप कर जाते, बोलते नहीं थे। अभी बाहर घुप अंधेरा था और वो तोते अभी तक जो खामोश थे, उन दोनों की आंखें बंद करते ही मियाँ बीवी सोने के लिए लेटे थे और आंखें जैसे ही बंद की थी, बाहर उनके बोलने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। बीवी बोली शौहर से
सुन ली आवाज़, मुझे लगता है वही लंबे हाथ वाला आ गया है। एकदम से शौहर के जिस्म में जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज़बम्प खड़े हो जाते हैं, ऐसा ही उसको लगा बीवी ठीक कर रही है, वहम नहीं है, इस वक्त घर में कोई ऐसी ही कंडीशन है। उसने कहा उठो। वो एकदम से अपनी बिस्तर पे उठा कि मैं उठ के देखता हूँ। बीवी ने उसको पकड़ लिया कि नहीं, प्लीज़ ना चाहिए, आज तो वो रात को आ गया है, जो भी है, मैं नहीं चाहती आप जाइए, आपको कोई नुकसान पहुंचे, प्लीज़ ना जाइए। बीवी की बार बार मजबूर करने पे वो बाहर नहीं गया, लेकिन अपने बिस्तर पे दोनों लेटे रहे। उस रात सो नहीं सके, दोनों मियाँ बीवी घबराए रहे। जैसे ही सुबह फजर की अजानें हुई, रोशनी अभी नहीं निकली थी, अंधेरा ही था, लेकिन अजानें हो चुकी थी, तो शौहर ने कहा अब डरने की ज़रूरत नहीं है, बाहर अजानें हो चुकी हैं, अब मैं जाके देखता हूँ, परेशान मत हो। तो बीवी भी साथ में खड़ी होगी कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। वो दोनों मियाँ बीवी चलते हुए पिंजरे के पास गए और जैसे ही उन्होंने जाके देखा, जो शोर रात को उन्होंने सुना था, जिनका बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था, वो सब के सब मरे पड़े थे। उस पिंजरे के अंदर जितने भी तोते थे, सब के सब मरे पड़े थे, उनकी गर्दनें टूटी हुई थी। तब शौहर को अंदाज़ा हो गया, पहले भी बीवी का वहम नहीं था, उसने सचमुच में देखा था और आज भी उसने देखा है। तभी शौहर फौरी तौर पे उसने कहा तुम नमाज़ पढ़ो, मैं भी नमाज़ पढ़ता हूँ घर में, और फौरी जाके मैं कारी साहब को लेके आता हूँ। उसने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद मस्जिद पहुंचा। कारी साहब जाने ही लगे थे, उनसे रिक्वेस्ट की, कारी साहब ऐसे ऐसे वाक़या हुआ है। पहले बीवी ने इस तरह देखा, दूसरी दफ़ा इस तरह उसको चहलकदमी करते देखा, तीसरी दफ़ा उसने हाथ बढ़ा के एक परिंदे की गर्दन मारी। मैं इसको वहम समझता रहा, बीवी की स्ट्राई कैफियत समझता रहा, लेकिन रात मेरी कानों ने खुद सुना, परिंदे रात को बोलते नहीं हैं, बोलना शुरू हो गए। ताला भी मैंने खुद बंद किया था। मैंने कभी अपने पिंजरों को ताला नहीं लगाया, लकड़ी फंसा देता था। लेकिन कल जब वाक़या हुआ था, मेरी बीवी ने बताया, तो मेरे जहन में ये बात आई थी कि शायद मेरी बीवी की हिस्ट्रियाई कैफियत हो रही है। तो मैंने बीवी को नहीं बताया, ये सोच के मैंने एक छोटा सा ताला लगा दिया कि अगर ये कर रही है तो ताला नहीं खोल सकेगी, मार भी नहीं सकेगी। लेकिन जब मैंने रात को ताला लगाया और सुबह मैं उठ के गया हूँ, तो ताला खुला पड़ा था और सारे परिंदे मरे पड़े थे। कारी साहब को लेके आया, कारी साहब ने आके पढ़ाई की और कहा ये बहुत ही पुराना घर है, यहाँ पे चीज़ें आबाद हैं, पुरानी रह रही हैं, मैं इनको निकाल तो नहीं सकता, हाँ ये ज़रूर कर सकता हूँ, कुछ टाइम के लिए तुम्हें बता जाता हूँ, पढ़ भी जाता हूँ, पानी दम कर देता हूँ, छींटे मारो तो कुछ दिन आराम रहेगा। तुम लोगों का वैसे भी मकान बन रहा है, कोशिश करो जल्दी से मकान तैयार हो जाए, तुम लोग अपने मकान में शिफ्ट हो जाओ। उन्होंने पानी दम करके दिया, पानी के छींटे मारे, शौहर को बीवी को भी पढ़ने के लिए बता दिया कि आप लोग भी ये पढ़ के छींटे मारते रहें। और शौहर ने जाके जो बना रहे थे उनका मकान, उनको कहा मुझे इमरजेंसी हो गई है, मज़दूर बढ़ा दो प्लीज़, जो भी करना है करो, मुझे जल्दी जल्दी घर तैयार चाहिए। इस अंदाज में उनको कायल किया कि वो कायल हो गए। उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ा दी और ये लोग रोज़ जब तक उस घर में रहे, रोज़ सुबह और शाम, सूरज निकलने से पहले और सूरज गरूब होने के बाद छींटे लगाते रहे। वो कहते हैं दोबारा उस घर में कोई हरकत नहीं हुई, चीज़ें तो थीं लेकिन उन्होंने कोई हरकत नहीं की। कारी साहब से पूछा भी था वो कौन था जो बेचैन था, वो कौन था जिसका हाथ आगे आया, क्या वो वही था या और था, मारने वाला भी वही था या बेचैन वही था। तो कारी साहब ने उसका जवाब दिया था नहीं, ये वो एक नहीं था, जो बेचैन था वो कोई और था, जिसने मारा है वो कोई और था। उसके बाद वो कहते हैं हमारा घर जल्दी से तैयार हो गया और फिर उस घर को हमने छोड़ा और अपने घर में शिफ्ट हो गए। उसके बाद उनके घर में कभी दोबारा कोई मसला नहीं आया। कहानी के एंड पे कहूँगा जी, आपसे सजेशन शुरू में मांगी थी, फिर से एक दफ़ा कह देता हूँ, ज़रूर लिखिएगा। टाइम यही ठीक है 5 बजे का, पाकिस्तानी टाइम शाम 5 बजे मैं कहानी लगाता हूँ, ये टाइम ठीक है, अब टाइम चेंज करना चाहिए। दूसरा, मैंने इनका डेट जो है, डे जो हैं चेंज कर दिए हैं, सोमवार मंगल बुध जुमेरात, ये 4 दिन कर दिए। पहले 4 दिन जो थी कहानी वो मंगल से शुरू होती थी, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक होती थी। फ्राइडे लाइव होता है तो मैंने कहा इसलिए फ्राइडे को कहानी नहीं होनी चाहिए, फ्राइडे वाली कहानी मैंने मंडे को शिफ्ट कर दी है। क्या ये ठीक है? मेरे ख्याल में तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है ऐसा नहीं ठीक तो इस पर भी कमेंट्स ज़रूर कीजिए। टाइम का ज़रूर बताना है कि टाइम चेंज करूँ या टाइम ठीक है। मैसेज बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, मैंने कोड बताया MSG, लेकिन वो लोग फिर मुझसे आगे सवाल पूछ रहे हैं, उनको समझ नहीं आया। मुझसे सवाल नहीं पूछना,
वो तमाम लोग जो मेरा रूहानियत का प्रोग्राम देखते हैं, उसमें आपने कोई वजीफ़ा किया है और उस वजीफ़े के करने से आपको फ़ायदा हुआ है, उसका आप 30 से 50 सेकंड का वॉइस मैसेज मुझे करें। मुझे ढेर सारे मैसेज आए हुए हैं, वॉइस मैसेज हैं, लेकिन वो सवाल पूछते हैं, लगता है लोगों को समझ नहीं आया। सवाल ना पूछें, मुझे वॉइस मैसेज करें कि हमने ये वजीफ़ा किया है और उसका हमें ये फ़ायदा हुआ है। ड्यूरेशन होनी चाहिए 30 से 50 सेकंड से ज़्यादा वॉइस मैसेज ना हो, लेकिन आपका आखिरी लफ्ज़ होना चाहिए MSG। मैं समझ जाऊँगा कि आपने मुझे वॉइस मैसेज भेजा है। कहानी भेजनी है, उसके लिए आपने OCS लिख के भेजना है, या फिर आप स्टोरी का कोड लिख के भेजें। और अगर आप मदद करना चाहते हैं, गरीबों की सदका फितराना देना चाहते हैं, ईद की कपड़े दिलाना चाहते हैं, राशन दिलाना चाहते हैं, तो आप लिखिए CASH कैश। तो आप ये तमाम कोड मेरे एक ही व्हाट्सअप नंबर है जिस पर भेज सकते हैं। पाकिस्तान का कोड प्लस जमा का निशान या 009292 313665550। रिपीट करता हूँ, +92 313665550। जैज़ कैश भी इसी नंबर पे बना हुआ है, 0313665550। इस पे जैज़ कैश बना हुआ है। पाकिस्तान से आप जैज़ कैश या इजी पैसे से भी इसमें रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।